2002 की बात है। दंगे कहाँ से शुरू हुए जरा समझिए। राम सेवक जब जा रहे थे, कार सेवक जब जा रहे थे गोधरा से, जब पास हो रहे थे तो गोधरा में ट्रेन को रोका गया, जबरन रोका गया गोधरा आउटर पे। पहले से सारी तैयारी थी, पेट्रोल वगैरह सब पहले से ला के रखा गया था, भारी मात्रा में रखा गया था। कांग्रेस का कॉर्पोरेटर था, मुस्लिम था, उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। ट्रेन पर पहले पेट्रोल छिड़का गया और जो ट्रेन की जो खिड़कियाँ होती उनसे अंदर पेट्रोल फेंका गया। लोगों ने आनन फानन में दरवाजे बंद किए, फिर पत्थरबाजी शुरू हुई, लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए और उसके बाद ट्रेन में आग लगा दी गई। जिंदा जल गए थे लोग, जिंदा जल गए थे। 58 लोग जिंदा जलकर मर गए थे इसमें। छोटे छोटे बच्चे माँ की गोद में जलकर मर गए थे। उनकी लाशें भी ऐसी काली लाशें मिली थी, अकड़ी हुई बिल्कुल। इतने ऐसे हो गए थे कि ऐसे उठाओ तो आप हाथ टूट कर हाथ में आ जा रहा था, है ना, फ्रेजाइल। तो ऐसी कंडीशन में जब ये दंगे हुए थे, इसके बाद में गुजरात में दंगे शुरू हुए। तो ये ट्रिगर पॉइंट था। यहाँ से ज़बरदस्ती अनप्रोवोक्ड वायलेंस थी ये, कोई प्रोवोकेशन नहीं था। सारी कहानियाँ झूठी जितनी आप सुनते हैं ना कि वो ट्रेन से उतरे, गोधरा स्टेशन पे झगड़ा हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आप ज़रा केस को पढ़िए, ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं है। ये घटनाक्रम मीडिया ने बनाया था, कांग्रेस की सरकार ने ये घटनाक्रम मीडिया में प्लांट किया, मीडिया ने आपको पिलाया, लेकिन एक्चुअली कागज़ों में ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं है। बिल्कुल ही अनप्रोवोक्ड घटना थी ये। सिर्फ सबक सिखाना था कि बड़ा राम भक्त बने घूम रहे हैं, इनको सबक सिखाएंगे। तो वो सबक सिखा दिया गया, गोधरा में जिंदा जला दिया गया सब लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, कल के लाइव रिकॉर्डिंग की बात करें, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्रिया की प्रतिक्रिया हुई और प्रतिक्रिया में ये हुआ कि दंगे शुरू हुए। दोनों तरफ से दंगे हुए, एक तरफ से नहीं, कभी दंगा नहीं होता, दोनों तरफ से दंगे हुए। और इन्हीं दंगों में नरोदा गांव, अहमदाबाद में एक जगह है नरोदा गांव, वहाँ पर जो है दंगे शुरू हुए। इसमें 11 लोगों की मृत्यु हुई नरोदा गांव में। 58 कहाँ जिंदा जला दिए गए, वहाँ मरे 11 लोग। वो मरे जो लड़ते लड़ते आपस में लड़ते लड़ते मरे, 11 लोग मरे। अब इसमें जो है जांच हुई, तमाम सारी जांचें हुई। इसमें कई सारे लोगों के नाम आए। बजरंग दल के नेता थे बाबू बजरंगी, उनका नाम आया। 86 आरोपी किए गए साहब। माया कोडनानी उस समय की मंत्री थी, उनका नाम आया, भाजपा नेता। और जो बाबू बजरंगी और माया कोडनानी के पीछे मीडिया बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पड़ा हुआ था। अब ये सारा, इसमें बतौर गवाह अमित शाह भी पेश हुए, इस केस में बतौर गवाह अमित शाह भी पेश हुए थे। इस पूरे मैटर को हम आपको समझाएंगे। तो ये मैटर हुआ कैसे, इस मैटर में, ये मैटर बड़े इजीली लगभग खत्म सा हो गया था। फिर एक स्टिंग ऑपरेशन आता है। स्टिंग ऑपरेशन मतलब कि बातचीत का, एक किसी ने बातचीत करी और बातचीत को रिकॉर्ड करके कोर्ट के सामने, जैसे ही कोर्ट के सामने जाता है, कोर्ट जो है इसमें तमाम सारे लोगों को आरोपी बना देता है। 157 और फिर 187 और फिर 57 लोगों की इसमें गवाही होती है। 13 साल तक ये केस चलता है। स्टिंग ऑपरेशन जो आता है, उस स्टिंग ऑपरेशन में कई सारी बातें होती है। हमने इसको मार दिया, उसको मार दिया, फलान हो गया, डिकान हो गया। पहले यानी कि बातों बातों में मैं आपको उकसाऊं और उसके बाद में मैं आपकी बातों को रिकॉर्ड कर लूँ, फिर वो ले जा दूँ। कोर्ट ने उसको मान लिया और ट्रायल चला साहब। ट्रायल चलने के बाद में आज फाइनली जो है, फाइनली सब लोग इसमें बरी हो गए। 21 साल पुरानी घटना, 11 की मौत, क्या था, गुजरात का नरोदा गांव नरसंहार, जिसमें माया कोडनानी समेत सब हुए बरी। तो ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, ये स्टिंग ऑपरेशन किया किसने, जानते हैं आप? नहीं जानते होंगे, हम बताते हैं। ये स्टिंग ऑपरेशन आपके किसी और ने नहीं, आशीष खेतान ने किया था। ये है आशीष खेतान। आशीष खेतान की जो शादी हुई है क्रिश्चियाना लीडिया फर्नांडिस से हुई है। बताते हैं आशीष खेतान ने भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, क्रिप्टो है, जो भी है। बहरहाल पढ़ के कहाँ से है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से पढ़े, इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। बस यही सारी गड़बड़ हो जाती है। जितने बाहर से आते हैं ना, वहीं गड़बड़ हो जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो जितने भी लोग, यदि आपको बाहर से कभी पढ़ के कोई आता हुआ दिखे और आपको लगे कि फलानी डिग्री में बाहर से पढ़ गए, उसको बिल्कुल भी तवज्जो मत दीजिए। विशेष ध्यान रखिए, देश के बाहर से आने वाला व्यक्ति, भले वो डॉलर ला रहा हो आपके लिए, चाहे सोने का हार ला रहा हो, लालच मत पड़िए, उसे बिल्कुल तवज्जो मत दीजिए। बहुत सोच समझ के तवज्जो दीजिए। उसने भारत के लिए, धर्म के लिए वहाँ काम किया या नहीं किया। अगर धर्म के लिए काम नहीं किया तो गारंटेड है कि अधर्म के लिए काम किया है। अगर उसने भारत के लिए काम नहीं किया तो गारंटेड है कि उसने भारत के विरोध में काम किया है। आपका सगा भाई, आपका बेटा हो, चाहे आपका बाप हो, देश और धर्म से बढ़कर नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी कभी सिर पर नहीं बैठाना चाहिए, बल्कि ऐसों का तिरस्कार करना चाहिए। उन्हें हमेशा छोटा बताना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो स्टिंग ऑपरेशन किया था साहब, आशीष खेतान ने किया था। आशीष खेतान बाद में आम आदमी पार्टी से जुड़े। आम आदमी पार्टी में कोई वाइस चेयरमैन रहे, डायलॉग डेवलपमेंट काउंसिल, डीडीसी। फिर बाद में इन्होंने उसको भी छोड़ दिया और बोले कि नहीं, मुझे तो वकालत करनी है। बाद में वकालत के नाम पर उन्होंने छोड़ा। पता नहीं भी वकालत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मालूम नहीं। बहरहाल आशीष खेतान का रचा हुआ ये पूरा ड्रामा था। अब स्टिंग ऑपरेशन में जो बातें हुई, ज़रा उन बातों को भी समझना पड़ेगा। आशीष खेतान का भी बयान हुआ होगा, स्टिंग ऑपरेशन की चीज़ें गई होंगी। स्टिंग ऑपरेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। कैसे झूठ के बिना पर एक लड़की ले जाकर, ये बहुत आसान होता है,
अभी कोई लड़की ले आओ और वो सीधे आपको चैलेंज करना शुरू कर दे, क्या है तुम्हारा पुरुषार्थ, क्या किया, तुम उसको भड़क भड़क के बताओगे ऐसा हुआ, अरे वहाँ वो हो गया था, तुमने क्या किया, कुछ कर पाए, घंटा कुछ नहीं कर पाए। महिला के सामने और ज़्यादा आदमी उछकता है, मैंने ये कर दिया, उसको मारा पीटा। तो ये स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ, जो फर्जी तरीके से स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ था, वो स्टिंग ऑपरेशन की आज पोल खुल गई और सब लोगों को बरी कर दिया गया। अब आपके सामने मैं वो कुछ तथ्य लाऊंगा जिसे देखकर आपको हैरानी होगी, न सिर्फ हैरानी होगी बल्कि आप सोचेंगे कि इस देश में किस हद तक सच को दबाया जाता है। जो घटना जो कपिल सिब्बल ने जो क्लेम किया कोर्ट के अंदर, जो क्लेम किया, वो ये क्लेम किया कि 8:30 बजे माया कोडनानी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, लोगों की लीडर बन के दंगा करा रही थी, लोगों को इंस्टिगेट कर रही थी दंगा कराने के लिए, 8:30 बजे सुबह के। ठीक है, क्या कर रही थी, कहाँ पर है, अहमदाबाद में, नरोडा गांव। ठीक है, तो 28/2/2002 8:38 सीसीटीवी फुटेज है ये। ठीक है ना, ये वहां की असेंबली, गुजरात असेंबली की ये फुटेज है। गुजरात असेंबली की इस फुटेज में आपको माया कोडनानी सामने दिख जाएंगी। ठीक है, तो माया कोडनानी तो असेंबली में मौजूद थी। जब माया कोडनानी असेंबली में मौजूद थी तो 8:30 बजे वो दंगा कैसे करा सकती हैं? 8:38 का तो ये है, इससे पहले कम से कम आने में आधा घंटा लगा होगा, कम से कम 10-15 मिनट लोग पहले बैठे रहे होंगे। 8:38 पे तो ये असेंबली हो रही है और इस असेंबली में माया कोडनानी मौजूद हैं इस फुटेज में। फिर ये झूठ क्यों चलाया गया कि माया कोडनानी ने दंगा कराया, माया कोडनानी जो है वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही थी, सबको आगे ले लेके चल रही थी। जब 8:39 हो गए, देख रहे हैं आप, टाइम बढ़ गया। ये देखिए यहाँ पर भी टाइम है। ये इतनी सारी फुटेजेस सब कुछ मौजूद होने के बावजूद, जानते हैं कहाँ की फोटो है? ये असेंबली की फोटो है। असेंबली कहाँ है? गांधीनगर में। तो माया कोडनानी क्या गायब होकर वहां पहुंच गई थी, प्रकट हो गई थी? ऐसी कोई शक्ति माया कोडनानी में? कितना झूठ चलाया गया, कितना झूठ चलाया गया, सोचिए आप। 20-21 साल तक लोग इस झूठ के कारण परेशान रहे। माया कोडनानी का नाम था ही नहीं। मजे की बात यह है, ये तमाम सारे जो लोग हैं ना, माया कोडनानी, बाबू बजरंग, इनके नाम ही नहीं थे। 2002 के जो दंगों की ओरिजिनल जो FIR है, जो चार्जशीट है, उसमें इनके नाम ही नहीं थे। तीस्ता सीतलवाड़ ने इनका नाम, फर्जी विटनेसेस को लेकर इनका नाम जबरदस्ती इसमें डाला। यही तीस्ता सीतलवाड़, आशीष खेतान, यही सारे लोग थे, है ना। 2008 में नाम डालते हैं साहब लोगों के, 2008 में, कि ये लोग दंगे का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिनके नाम ही नहीं थे। आप सोचिए कितना बड़ा अन्याय इस देश के अंदर होता है कि 2008 में नाम डालता साहब, नहीं नाम जोड़ दो, नाम जुड़ गया साहब। अगली कह रही है सर मेरा तो लेना देना नहीं, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं। बोले नहीं, बाद में जिनके एफिडेविट लगाएगा कि ये वहाँ मौजूद थी, मैंने देखा, मेरे सामने दंगा करा रही थी, उन लोगों ने कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके बयान दिए, हमारा एफिडेविट है ही नहीं, फर्जी, हमारे साइन ही नहीं, हमें पता ही नहीं हमारे नाम से एफिडेविट लगा है। ये तो कोर्ट का सम्मान आया तब हमें मालूम चला कि साहब हमको कोर्ट आना है। हमने पूछा क्यों आना है, तो मालूम चला हमारा एफिडेविट लगा हुआ है। हमने कोई एफिडेविट नहीं दिया, फर्जी एफिडेविट। इसमें सजा भी हुई तीस्ता सीतलवाड़ को, फर्जी एफिडेविट के दाम पर फर्जी केस बनाए गए साहब। सोचिए आप, इस देश में, और किसके खिलाफ बनाए गए जानते हैं? माया कोडनानी, डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है। जानते हैं माया कोडनानी के बारे में? और भारत का जब पार्टीशन हुआ तो इनका परिवार वहां से रेफ्यूजी बनकर आया, कुछ भी नहीं था, जिंदा बचकर आ गए, इतना ही बहुत है। लोगों की दी हुई रोटी खा रहे थे। उसके बाद अपने आप को इस्टेब्लिश किया, पढ़ी लिखी, डॉक्टर बनी, अपनी दम पर MLA बनी। MLA बनने के बाद में विधानसभा आई, और विधानसभा आने के बाद लोगों की आंखों में खटक गई। क्यों? क्योंकि आपने हिंदुत्व की बात करी होगी। हाँ, हिंदुत्व की बात करोगे तो आ जाओगे। मुझे भी बहुत लोग टारगेट पे हो, बहुत फ़ोन आते हैं मेरे पास में, टारगेट पे हो, क्या करें, टारगेट पे तो रहना पड़ेगा, कुछ कर ही नहीं सकते टारगेट पे रहने का। हिंदू हित की बात करना इस देश के अंदर ऐसी बात है जैसा कि आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। एक सिटिंग विधायक माया कोडनानी जैसा कद्दावर नेता, उसके साथ ये हो गया सर। हमारी और आपकी तो बिसात क्या है? करने वाला कौन? वही खेतान साहब। गजब साहब। हैरानी होती है मुझे देखकर कि इस देश के अंदर इतना बड़ा अन्याय है बिना बात के। 2008 में आप नाम जोड़ते हो, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 6 साल बाद याद आया कि ये दंगे करा रही थी। 6 साल बाद आंखों में आया, दिमाग में गया, अरे माया कोडनानी भी थी। 6 साल बाद याद आया, बाबू बजरंग भी था। 6 साल बाद याद आया। इतने सारे लोगों के फर्जी नाम घुसेड़ दिए। कितनी विटनेसेस हुई सर? 187 और प्लस 57 कितना होता लगाइए। इतनी विटनेस हुई साहब। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ऐसे बैठ कर, ना सजा होगी होगी, ऐसे कैसे सजा नहीं होगी? अरे दंगा किया इन्होंने, सही, कमाल है।
इफ दे डिड 21st सेंचुरी इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ एट्रोसिटीज दे हैव डन बिफोर इंडिपेंडेंस। अरे सर पूछिए मत, कांग्रेस डेंजरस देन आईएसआई फॉर हिंदूज, ऋषि जी कहते हैं। अच्छा देखिए आप एक बात को समझिए नवीन जी, ये हालत तब है जब 2002 में ये सीसीटीवी फुटेजेस, ये तमाम सारी फुटेजेस मौजूद थी, तब ये हुआ। सोचिए हमारे उन हीरोज के साथ में कितना अन्याय हुआ होगा जब ये सब फुटेजेस नहीं होती थी। मोबाइल की लोकेशन बता रही है माया कोडनानी गांधीनगर में, नहीं मानेंगे। फुटेज आ गई, वीडियो फुटेज दिख रही है, नहीं मानेंगे। गृह मंत्री, उस समय के गृह मंत्री थे अमित शाह के बयान हो रहे हैं, वो कह रहे नहीं वो वहां मौजूद थी सदन में, नहीं मानेंगे। कमाल है साहब, क्या मानेंगे? नहीं, हमको बस सजा देनी है। लेकिन जब कोई साक्ष्य नहीं मिला, जब कोई भी एक विटनेस नहीं मिला सर, इसमें सारे विटनेस ने उल्टे बयान दिए कि झूठ है साहब, हमने देखा नहीं। विटनेस ने यह कहा कि हमें तो पता ही नहीं है, हमारे नाम से एफिडेविट फाइल हो गए, हमें पता ही नहीं, हमारे नाम से एफआईआर फटे। अनोखी एफआईआर है सर, एक एफआईआर फटी 2002 में कि दंगे हुए, इतने लोग मारे गए, उसका निराकरण हो जाता है, केस डायरी पेश हो जाती है, फिर एफआईआर होती है 2008 में, नाम जोड़ो। ऐसा गजब, इतना अन्याय। इन लोगों को जेल भेज दिया, ये लोग सालों सालों जेल रहे, बाबू बजरंगी और 86 लोग, माया कोडनानी। और जब जैसी इनकी जो जमानत हुई तब आशीष खेतान, और मुझे याद है सबसे ज़्यादा इसमें जो चैनल है आज तक का नाम आया था उसमें, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, मुझे ठीक से मेरी याददाश्त इतनी नहीं है कि मैं नाम ले पाऊँ ढंग से, लेकिन शायद मुझे याद पड़ता है, शायद दीपक शर्मा शायद इस केस को शायद देख रहे थे। उन्होंने उस समय बड़ा जोर शोर से, दीपक शर्मा ने इस मामले को उठाया था, माया कोडनानी की जमानत हो गई, माया कोडनानी ऐसा हो गया, माया कोडनानी फलाना हो गया, बाबू बजरंगी, ये पीछे पड़ गए थे। शायद आशाराम बापू का केस भी शायद इन्होंने ही देखा था, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये लोग इस कदर पीछे पड़ गए थे कि इट वॉज, ऐसा लग रहा था कि मीडिया लिंच कर देगा इनको। मीडिया ने लिंचिंग का बड़ा प्रयास किया, लेकिन आखिरकार स्टैंड नहीं कर पाया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक मिनट के लिए सोचिए कि आपके साथ ऐसा हो जाए कि कोई दंगा हो कहीं हो, आपको खबर नहीं है, आप आराम से बैठे, मेरे साथ हो चुका है, मेरे खासम खास के साथ हो चुका है, मुझे पता नहीं है, मैं आराम से बैठा हूँ अपने, और मेरे नाम से एफआईआर पड़ जाती है, मैं दंगा कराया, मैं सीसीटीवी में बैठा हूँ, मैं फुटेज दिखा रहा हूँ, मेरी भी फुटेज नहीं माने, ना हम नहीं मानेंगे। अरे मैंने कहा ये कैसी बात हुई, ये कैसी बेहूद की बात है भाई। फिर जाके साहब ऊपर कोर्ट में जाओ, पैसा खर्च होता है आपका इंस्टेंट, और क्योंकि आप फंसे होते हो, इतने परेशान आप होते हो। आप सोचिए जरा, कोई आपको ऐसे फंसा दे फर्जी केस में, और फर्जी केस में जब आप सारे काम प्रभावित हो जाते हैं, कोई काम नहीं कर सकते, कोर्ट में जाके हाथ बांध के खड़े रहो, क्योंकि कोर्ट कहता है आप मुजरिम हो। जेल भेजने से ज़्यादा बड़ी सजा वहाँ खड़े रखना है। ये प्रथा बंद होनी चाहिए, भारतीय कोर्ट्स में प्रथा बंद होनी चाहिए। आप ऑनलाइन कीजिए चीज़ों को, ये सब बंद कीजिए नौटंकी। जो अपराधी है वो तो सर कभी नहीं जाता, लेकिन जो अपराधी नहीं है उसकी लंका लगाई जाती है। नितिन शुक्ला तो खड़ा कर दो उसको, अतीक अहमद तो नहीं खड़ा होगा, है? उसकी तो एफआईआर भी नहीं होती। खैर, तो माया कोडनानी समेत तमाम सारे लोग, सोचिए सर, घर बैठे आदमी, 2002 में कुछ होता है, चार्जशीट फाइल हो जाती है, और 8 में अचानक से मालूम चलता है कि आपका तो नाम आ गया, और उसके बाद अचानक से मालूम चलता है भैया आपके लिए तो फरमान आ गया। बोले क्या? बोले बाहर पुलिस खड़ी, क्या करना? बोले जेल जाना है। बोले ऐसे कैसे, हमें तो मौका ही नहीं दिया। बोले जाओ मौका लेते रहना, बाद में अपने आप को रिप्रेजेंट करते ना, अभी तो जेल जाओ, फ्री फोकट में आप जेल काटा है सालों। और उसके बाद जब बेल मिलती है तो पूरा मीडिया कौओं की तरह लग जाता है, हाई बेल कैसे मिल गई, हाई बेल। ये क्यों नहीं बताते कि आप लोगों ने फर्जी स्टिंग ऑपरेशन किया था? ये क्यों नहीं बताते कि आपने फर्जी, मीडिया के प्लांटेड फर्जी, आपने लोगों से बिना पूछे उनके एफिडेविट फाइल कर दिए? ये क्यों नहीं बताते कि आपने फर्जी प्लांटेड, आपने विटनेसेस खरीद कर, पैसे देकर आपने विटनेसेस को खड़ा किया, वो भी टूट गए, उन्होंने बोल दिया पैसे मिले थे हमारे को। सच्चाई क्यों नहीं बताते हो? वेल, आशीष खेतान भी ट्राइड इन कोर्ट फॉर मिसलीडिंग वीआर स्टिंग ऑपरेशन। कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होने वाला है ना। आप जानते नहीं है किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, लिंक बहुत लंबी है, कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, फोर्ड फाउंडेशन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें सुनने में आती हैं। कुछ नहीं बिगड़ेगा उस आदमी का, वो तो खा गए जिसकी ज़िंदगी खानी थी साहब, कोई हिसाब नहीं, कोई लेखा जोखा नहीं। सवाल इस बात का है कि आखिर भारत में मीडिया इस प्रकार से क्यों करता है, ये पैसा कहाँ से आता है इस प्रकार की चीज़ें करने के लिए? एक अच्छे भले इतने बेचारे लोग बुढ़े हो गए सर। माया कोडनानी उस समय बिल्कुल एकदम जवान थी, आज माया कोडनानी बुढ़ी हो गई, जेल में यातनाएं सहते सहते 4 बीमारियां लग गई। बाबू बजरंगी की हालत ख़राब हो गई, पहले जैसी नहीं रहे, पहले जो दबंगाई थी वो दबंगाई नहीं बची, सब खत्म। आप सोचते हैं बस अब तो जैसे जो बचा जीवन, इसमें से जितने लोग इसमें से बरी हुए, जानता हूँ मैं उनमें से कुछ लोगों को, तो बड़ा विचित्र स्थिति है। और जब मैं इन लोगों से बात करता था तो मैं पूछता था, मैंने कहा यार ये मैटर है क्या? तो क्योंकि उस समय नहीं बोल सकते थे, मामला कोर्ट में विचाराधीन था तो नहीं बोल सकते थे, तो हमने भी आप लोगों से इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। तब यही बोलते थे, बोले यार लेना एक ना देना तो फ्री फोकट में फंस गए, हमारा कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन हमें फंसा दिया, क्या करोगे आप? सारी फुटेजेस हैं, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद ये भारतीय न्याय व्यवस्था है। तो बड़ा विचित्र लगता है सर, और ऐसा नहीं है सर,
मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, तमाम सारी चीज़ें। और बहुत सारे लोग जिन्होंने किया है वो मानते भी है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना, नहीं कोई बोलेगा थोड़ी कि मैं चोर हूँ। मानते हैं सर, मैं ना मीडिया हूँ ना पुलिस हूँ, सब मानते हैं। जिसने जो किया होता है वो मानता है, जिसने नहीं किया होता वो स्पष्ट रूप से मना करता है, यार ये तो फ्री फोकट की जबरदस्ती हो गई, मैं जबरदस्ती परेशान हो गया। अभी कुछ लोग और हैं, अभी और भी कुछ केसेस हैं उसमें लोग फंसे हुए हैं, उसमें भी बेचारे निर्दोष फंसे हुए हैं, और आज तक उन्हें नहीं मालूम कि वो बचेंगे या उनको जेल होगी फिर से। वो भी बिल्कुल लेना एक ना देना दो वाले लोग हैं, सिर्फ इसलिए कि बजरंग दल से जुड़े हो, अंदर डालो इसको। ये कौन सा क्राइटेरिया है? गजब है, बड़ी हैरानी होती है देखकर। खैर, तो साहब इतना कुछ भुगतना पड़ा सिर्फ एक कारण से कि अगर आप हिंदू हो, अपने आप को हिंदू मानते हो, इफ़ यू वेयर हिंदुइज्म ऑन योर स्लीव्स देन यू हैव टू पे द प्राइस। ये स्थिति है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव सनातन जयते लिखते हैं, कौन है भाई साहब? दीपक जी। तो ये स्थिति है। कल इस बारे में बात होगी, लेकिन ये कल काफ़ी न्यूज़ भी चलेगी, आज भी चली होगी जहाँ तक मुझे ख्याल है।